आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें दो कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, जिसमें स्ट्रक्चरल मॉडल और रिड्यूस फॉर्म मॉडल्स होते हैं। हमारी ये वाली वीडियो केवल स्ट्रक्चरल मॉडल पर ही बेस्ड है। हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले स्ट्रक्चरल मॉडल होता क्या है। A structural model is a complete system of equation which describe structure of relationship of the economic variables। मतलब हमारा एक इकोनॉमिक वेरिएबल्स का एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसकी पूरी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन जब करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मॉडल। जैसे कंजम्पशन मॉडल है या इन्वेस्टमेंट मॉडल है, उन सबको यदि हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं थ्रू वेरियस वेरिएबल्स, so this is called structural model. Structural equations express the endogenous variables as function of other endogenous variables, predetermined variables and random variables. इसको हम इस इक्वेशन से देखते हैं। These are three structural equation CT, IT and YT। यहाँ पर अभी हमने बताया कि structural endogenous variables are the function of endogenous variable, exogenous variable and random variable. CT is the consumption, YT is the income level, IT is the investment, YT minus 1 is the income of the previous year and GT is the government expenditure. Here CT, IT and YT, these are the endogenous variables because इनकी जो value है this is we are getting from the system itself. GT and YT minus 1, these are the exogenous variable or predetermined variables। इनकी वैल्यू हमें कहीं आउटसाइड वर्ड से मिलती है, सिस्टम में इनकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही। एंड U1 एंड U2 these are the random variables। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कुछ कोफिशिएंट्स देखते हैं। these are कोफिशिएंट्स A0, A1, B0, B1, B2। These A0, A1, B0, B1 and B2, these are called structural parameters। These structural parameters जैसे A1 है, these are expressed as the propensities or elasticity। जैसे यहाँ पर A1 क्या है, it is marginal propensity to consume। यहाँ पर B1 क्या है, B1 is marginal propensity to investment। तो इनको हम क्या कहते हैं, these structural parameters are generally propensities, elasticities of the economic theory। Structural parameter express the direct effect of each explanatory variable on the dependent variable। ये जो हमारे structural parameters हैं, इनका ये क्या बताते हैं, ये हमारे explanatory variable है, इनका direct impact इस पर पड़ता है, किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट को बताते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसी रिलेशनशिप भी देखने को मिलती हैं जो कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस को बताती हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस भी पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, चेंज इन कंजम्पशन विल अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली थ्रू द इंक्रीज इन कंजम्पशन विद द इंक्रीज इन इनकम। यदि इनकम में इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, उससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दीज स्ट्रक्चरल इक्वेशंस। इसके लिए हमें कुछ और मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस इफेक्ट इज नॉट मेजर्ड बाय स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, रादर देयर आर अदर मेथड्स टू फाइंड आउट द इनडायरेक्ट इफेक्ट। Structural parameters are in the standard format. Structural parameters are represented by betas when they are associated with endogenous variables. For example, CT, IT and YT here. These endogenous variables are represented by Y's। यानी हमारे जो एंडोजीनियस वेरिएबल हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम उन्हें y से डिनोट करते हैं और इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम बीटा से डिनोट करते हैं। And when structural parameters are attached to the exogenous or predetermined variable, they are represented by gammas and exogenous variables are represented by x। यानी कि जो exogenous variable है, जैसे कि हमारे इस वाले मॉडल में GT और YT माइनस 1 एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे कि हम देख चुके हैं, हमारी ये 3 स्ट्रक्चरल इक्वेशन थी, इसमें ये स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इन्हें, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि जो हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल हैं उन्हें हम y से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमने ct, it और yt, दीज आर अवर एंडोजीनियस वेरिएबल्स। इनको हमने y1, y2 एंड y3 नाम दिया है। इनके जो एंडोजीनियस वेरिएबल हैं इनके कोफिशिएंट जैसे कि हमारे a1 और b1 क्या है, एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं, इनको हम बीटा से डिनोट करेंगे। yt-1 ये एक्सोजीनियस वेरिएबल है और अभी अभी हमने देखा कि एक्सोजीनियस वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं। तो yt-1 को हमने x1 और gt को हमने x2 नाम दिया है और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको गामा से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अगर फॉर द सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट टर्म को ड्रॉप कर देते हैं, यानी a0 और b0 हम अपने मॉडल में से फॉर द टाइम बीइंग ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारी जो एक्सोजीनियस, ये जो हमारे स्ट्रक्चरल इक्वेशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करें तो हमारी कैसे बन जाती हैं, y1 इज इक्वल टू b13 बीटा 13 क्या है, दिस इज पैरेलल कंसेप्ट टू द a1 एंड y3, चूँकि हमने अभी देखा कि yt को हमने y3 से एक्सप्रेस किया है, तो दिस इज y3 प्लस mu1 इज द रैंडम टर्म। y2 इज, जैसे अभी हम देख चुके हैं, y2 इज पैरेलल टू द it, बीटा 23 दिस इज b1 को हमने क्या किया है, बीटा से डिनोट किया है, तो बीटा यहाँ पर क्या बन गया, बीटा 23 y3 प्लस ये हमारा क्या है, yt-1 हमारा क्या है, दिस इज द एक्सोजीनियस वेरिएबल और एक्सोजीनियस वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं। अभी अभी हमने क्या देखा है कि yt-1 को हमने x1 नाम दिया है, तो इस इक्वेशन में ये क्या बन जाएगा, गामा 21 x1 प्लस mu2 इज द रैंडम वेरिएबल। नाउ लास्ट इक्वेशन y3 पैरेलल टू द yt, तो ct को हमने उस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में हमने क्या देखा था, ct इज y1, it इज y2 एंड gt इज x2। तो ये हमारी ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन। अगर हम इन सभी कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, सभी को हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और जो रैंडम वेरिएबल है उसे राइट हैंड साइड लेंगे। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम जितने हमने उस इक्वेशन में वेरिएबल नहीं लिए उनको भी हम इन 3 इक्वेशन में एक साथ लेंगे। जैसे y1 प्लस इसका कोफिशिएंट 0, क्योंकि ये हमारी पहली वाली इक्वेशन में नहीं था, 0y2 माइनस, जब हम लेफ्ट साइड लेंगे तो ये साइन माइनस बन जाएगा, माइनस बीटा 13 y3, दिस इज पैरेलल कंसेप्ट टू a1 प्लस 0 x1, क्योंकि x1 हमारी फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है, प्लस 0 x2, ये भी 0 कोफिशिएंट क्योंकि x2 हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में नहीं है, इक्वल टू mu1। सिमिलरली 0 y1 प्लस y2 हमारी इस इक्वेशन में है, तो इसलिए y2 एज इट इज आएगा। जब ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, बीटा 23 y3 माइनस इधर आएगी तो साइन माइनस हो गया, माइनस गामा 21 x। इसके पैरेलल कंसेप्ट क्या है, b2 प्लस 0 x2 इज इक्वल टू mu2। फिर y1 इधर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड आ गए, तो ये माइनस y1 माइनस y2 प्लस y3 प्लस 0 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इन सारे कोफिशिएंट्स को अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर बीटा 13 था, दिस इज पैरेलल टू a1, बीटा 23 था, दिस इज पैरेलल टू b1, गामा 21 था, दिस इज पैरेलल टू b2। इन्हीं को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में देखें, जैसा कि सिंपल कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन थी उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या बन जाता है, 1 0 माइनस 1 0 0, फिर 0 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो माइनस a1 है
उसकी जगह क्या हो जाएगा, -β13, -b1 की जगह -β23, -b2 की जगह -γ21 और सारे वैसे ही रहेंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट इन स्टैंडर्ड नोटेशन, और ये है स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स। तो ये हमें क्या करते हैं, इस तरह से हमें क्या मिल जाते हैं, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स मिल जाते हैं, और डिफरेंट एप्रोप्रिएट इकोनोमेट्रिक मेथड से हम इन स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं।